सभी को नमस्कार। कल अपन ने गर्भावस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग के संबंध में चर्चा प्रारंभ की थी। उसमें गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, कितने प्रोटीन, वसा, कैल्शियम और लौह तत्व की आवश्यकता होती है, इसके संबंध में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे कि उसे कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो सर्वप्रथम आते हैं अपन विटामिन ए पर। शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने तथा रोगों से सुरक्षा करने के लिए गर्भवती माता को अधिक मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है। ये विटामिन ए जो होता है उसकी वृद्धि और आँखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसकी कमी से रतुंधी नामक रोग हो जाता है। भारत में यह रोग बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गर्भवती माता के आहार में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए। एक नवजात शिशु का जो लीवर होता है उसमें 5400 से लेकर 7200 म्यूजी अर्थात माइक्रोग्राम रेटिनॉल उपस्थित रहता है। शिशु यह विटामिन माता के शरीर से प्राप्त करता है। शिशु द्वारा इतनी ही मात्रा में विटामिन ए संग्रहित करने के लिए माता के आहार में प्रतिदिन अतिरिक्त 2.5 म्यूजी मैंने गलत बोला, 25 म्यूजी रेटिनॉल की आवश्यकता होती है। FAO WHO ने विटामिन ए की मात्रा बढ़ाने की सिफारिश नहीं की, परंतु उनके अनुसार एक साधारण स्त्री को 750 म्यूजी जो है पर डे विटामिन ए देना चाहिए, जो कि शिशु के पोषण के लिए भी पर्याप्त होता है। फिर NRC और USA ने गर्भवती माता में 330 म्यूजी अतिरिक्त विटामिन ए दी जाने की प्रस्तावना की। ICMR के भोज्य विशेषज्ञ ने विटामिन ए को बढ़ाए जाने के लिए कोई भी अतिरिक्त प्रस्तावना नहीं की। अच्छा, फिर भी हम देखते हैं कि ये सभी प्रकार के पीले फलों में जैसे कि पपीता है, आम है, गाजर है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, ये विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। अतः गर्भवती माता को अपने आहार में इनको प्रयुक्त करते रहना चाहिए। ठीक है, तो विटामिन ए भी पर्याप्त मात्रा में दें ताकि नवजात शिशु के लीवर में जो है जितना आवश्यक है उतना उपस्थित रेटिनॉल रह सके। अब आ जाते हैं अपन विटामिन डी पे। विटामिन डी जो है कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए भी आवश्यक होता है। उन महिलाओं को जो घर से बाहर खेतों में काम करती है अथवा नौकरी के लिए जाती है उन्हें अतिरिक्त विटामिन डी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनके शरीर में विटामिन डी जो है उसकी पूर्ति सूर्य की रोशनी से निखली पराबैंगनी किरणों से हो जाती है। परंतु वे माताएं जो बहुमंजिली इमारतों में रहती है, पर्दे में रहती है, उनके आहार में विटामिन डी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए अंडे की जर्दी दो, दूध का पाउडर दो, यकृत, मांस, वसायुक्त मछली, कॉड लिवर ऑयल, विटामिन डी मिला हुआ दूध विटामिन डी के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। अतः हमें दैनिक आहार में उन्हें क्यों सम्मिलित करना चाहिए। ICMR के जो भोज्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने गर्भवती माता के लिए 1993 में 400 से 800 इंटरनेशनल विटामिन डी की अतिरिक्त मात्रा देने की प्रस्तावना की थी। सामान्य स्त्री को केवल 100 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें विटामिन डी से भरपूर भोज्य पदार्थ जो हैं आहार में सम्मिलित करना चाहिए। अब आते हैं हम विटामिन सी। देखो, गर्भावस्था में विटामिन सी रोगों से बचने के लिए, मसूड़ों की मजबूती के लिए, संक्रामक रोगों से बचने के लिए जैसे कि सर्दी है, जुकाम है, तपेदिक है, निमोनिया है, दांतों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन सी अति आवश्यक होता है। शरीर में प्रतिरक्षण क्षमता में वृद्धि भी
के लिए भी विटामिन सी हमें अधिक मात्रा में लेना चाहिए। गर्भस्थ शिशु के विकास में विटामिन सी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये शरीर में कोलेजन का निर्माण करता है और ये ही कोलेजन जो है शरीर की विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों को जोड़ने का काम करता है, जैसे कि अस्थि है, दांतों है और जो संयोजक ऊतक है, उनमें ये जो कोलेजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर एनआरसी और यूएसएन गर्भवती माता के लिए साधारण स्त्री की अपेक्षा 5 मिलीग्राम अतिरिक्त विटामिन सी की आवश्यकता बताई। साधारण स्त्री को 55 मिलीग्राम विटामिन सी की ज़रूरत होती है। आईसीएमआर ने जो भोज्य विशेषज्ञ थे, उन्होंने ऐसी कोई एक्स्ट्रा आवश्यकता विटामिन सी की नहीं बताई। अब हम आते हैं थायमिन, जो कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। गर्भवती माता के स्वास्थ्य तथा शिशु के समुचित विकास के लिए माता के आहार में विटामिन B1 अर्थात थायमिन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह विटामिन बेरी रोग से उसकी सुरक्षा करता है, और बेरी रोग जो है उसके कारण माता को पाचन संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। नींद न आना, सांस फूलना, तल में जलन होना, पैरों की मांसपेशियों में तनाव होना इस विटामिन की कमी के कारण होता है। रोग की तीव्रता की स्थिति में तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित हो जाता है। साबुत अनाज थायमिन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। शुष्क खमीर में भी ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। दालों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, फलों में, सूखे मेवे में, मांस, मछली, लीवर, मूंगफली, साबुत मोठ आदि में ये बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अतः गर्भवती स्त्री के आहार में भोज्य पदार्थों को अवश्य रूप से सम्मिलित करना चाहिए, ताकि थायमिन की उसके शरीर में कमी नहीं हो। FAO WHO ने इनके जो भोज्य विशेषज्ञ थे, उन्होंने गर्भवती स्त्री के आहार में अतिरिक्त थायमिन की आवश्यकता नहीं बताई है। NRC और USN ने जो गर्भवती माता के लिए 0.1 मिलीग्राम पर डे अतिरिक्त थायमिन की आवश्यकता प्रस्तावित की है। ICMR के जो भोज्य विशेषज्ञ थे, उन्होंने 0.2 मिलीग्राम पर डे इस विटामिन की आवश्यकता अतिरिक्त इस विटामिन की आवश्यकता प्रस्तावित की। ठीक है, तो थायमिन भी अतिरिक्त मात्रा में गर्भवती माता को देना चाहिए। फिर आते हैं हम राइबोफ्लेविन अर्थात B2 पे। गर्भवती के उत्तम स्वास्थ्य के लिए तथा शिशु के समुचित विकास के लिए इस विटामिन का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। देखिए, शरीर में इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग हो जाता है। इस रोग के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? होठों के किनारे फटना, त्वचा को फटना, मुंह में छाले होना, मतलब होठों के जो आसपास की त्वचा वो फटने लगती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, नाक के पास दाने उभर आते हैं और आँखों से पानी गिरने लगता है, आँखों में जलन होने लगती है, खुजली होने लगती है। इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। अतः हमें चौकोर सहित गेहूं का आटा, खमीर, दूध, पनीर, यकृत, अंडा, पॉलिश रहित चावल, जौ, बाजरा, सोयाबीन, चना, सूखे मटर, नारियल, आलू, अंकुरित चने आदि को भोज्य पदार्थ में राइबोफ्लेविन जो होता है बहुत अच्छा उपस्थित होता है और इन्हें गर्भिणी के भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। ICMR के जो भोज्य विशेषज्ञ थे, उन्होंने 0.2 मिलीग्राम पर डे अतिरिक्त B2 या राइबोफ्लेविन की आवश्यकता गर्भवती माता के लिए बताई है। ठीक है, अतः क्या हुआ, हम क्या कह सकते हैं कि B2 भी अधिक मात्रा में गर्भवती माता के आहार में सम्मिलित करना चाहिए, और किन भोज्य पदार्थों को, जो कि अभी मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फॉलिक एसिड पर। फॉलिक एसिड भी की आवश्यकता भी गर्भवती माता को होती है, और इस विटामिन की अगर हमें कमी हो जाए तो मेगोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। अतः मेगोब्लास्टिक एनीमिया से सुरक्षा के लिए हमें फोलिक एसिड
पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। FAO और WHO ने गर्भवती माता के लिए 400 म्यूजी अर्थात माइक्रोग्राम अतिरिक्त फोलिक एसिड की प्रस्तावना की है, और ICMR के जो भोज्य विशेषज्ञ थे उन्होंने 300 मिलीग्राम पर डे अतिरिक्त फोलिक एसिड की प्रस्तावना की है। एक सामान्य स्त्री को प्रतिदिन 100 म्यूजी पर डे विटामिन की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमें हरे पत्तेदार सब्जियां, यकृत, कुर्ती और गेहूं की मींगी अर्थात जो गेहूं का एम्ब्रियो होता है वो, खमीर, साबुत अनाज, मूंगफली, तिल, भिंडी आदि को अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि इनमें फॉलिक एसिड बहुतायत होता है। अतः गर्भवती माता को भी इसे पर डे आहार में देना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नाइसिन पे। जो गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए भी नाइसिन बहुत अधिक आवश्यक होता है। अतः गर्भवती माता के आहार में नाइसिन की भी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। नाइसिन अगर कम हो जाता है तो गर्भवती माता को पाचन संबंधी, त्वचा संबंधी, नाड़ी संबंधित रोग हो सकते हैं। इस विटामिन की कमी का कुप्रभाव न केवल गर्भवती माता के स्वास्थ्य में पड़ता है, बल्कि गर्भस्थ शिशु भी बुरी तरह प्रभावित होता है। जन्म के समय नवजात शिशु के शरीर में निकोटिनिक एसिड तथा कोएंजाइम फर्स्ट एंड सेकंड भी उपस्थित होता है। शिशु इसे गर्भ के समय माता के शरीर से प्राप्त करता है। अतः माता के आहार में क्या होना चाहिए? नाइसिन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। NRC और WSA ने गर्भावस्था में 2 मिलीग्राम पर डे अतिरिक्त नाइसिन की आवश्यकता बताई है। अच्छा, ICMR के भोज्य विशेषज्ञों ने भी इतनी ही आवश्यकता बताई है, अर्थात गर्भिणी के आहार में 2 मिलीग्राम पर डे नाइसिन अतिरिक्त मात्रा में देना चाहिए। अब आते हैं हम पैराडॉक्सिन पर, जिसे हम विटामिन B6 भी कहते हैं, और गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अभाव में गर्भस्थ शिशु का जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रभावित होता है, और उसे जो गर्भवती माता है उससे डर्मेटाइटिस हो जाती है, और इस रोग में आँख, नाक और मुंह के पास की त्वचा में दाने निकल आते हैं। उसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कभी कभी होठों के किनारे और त्वचा भी फट जाते हैं। फिर NRC और WSA ने 0.5 मिलीग्राम अतिरिक्त B6 अर्थात पैराडॉक्सिन की प्रस्तावना की है, और ICMR के जो भोज्य विशेषज्ञ थे उन्होंने भी इतनी ही मात्रा अर्थात 0.5 मिलीग्राम पर डे अतिरिक्त मात्रा में उसे देना चाहिए, ऐसी प्रस्तावना की है। साधारण स्त्री को कितनी चाहिए होती है? 2 मिलीग्राम पर डे पैराडॉक्सिन अमीन की आवश्यकता होती है। अब B12 पर आते हैं। गर्भवती माता को पर्नीशियस एनीमिया से बचाव के लिए B12 आहार में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। इसके अभाव में माता के लाल रक्त जो कणिकाएं हैं, जिसे हम RBC कहते हैं, इसकी मात्रा सामान्य से बहुत कम हो जाती है। सामान्यतः रक्त में RBC की संख्या 4.5 से 5.5 मिलियन पर mm³ होता है। जब वो घट के क्या हो जाती है 1.2 से 2.5 मिलियन mm पर क्यूब हो जाती है। हीमोग्लोबिन का स्तर भी काफ़ी कम हो जाता है, मतलब 7 से 8 मिलीग्राम या 8% हो जाता है। और जब माता एनीमिया से ग्रस्त हो जाती है तो निश्चित ही इसका प्रभाव भी बच्चे पे पड़ने लगता है। और NRC और USA ने इस विटामिन की 3 मिलीग्राम पर डे अतिरिक्त प्रस्तावना की है, और सामान्यतः महिला को 5 म्यूजी पर डे इस विटामिन की ज़रूरत होती है। ICMR ने के जो भोज्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने 1993 में साधारण स्त्री के लिए 1 म्यूजी पर डे
विटामिन की आवश्यकता बढ़ती है। और विटामिन जो B12 है वह केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों में ही पाया जाता है, इसलिए गर्भवती स्त्री के आहार में प्राणिज भोज्य पदार्थ जैसे दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ, या नॉन वेजिटेरियन है तो मांस, मछली, यकृत आदि देना चाहिए। इसके अतिरिक्त पनीर, छाछ आदि का भी सेवन उसको अपने आहार में करना चाहिए। भेड़ बकरी के यकृत में भी विटामिन B12 जो होता है बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अब आते हैं हम विटामिन के पर। विटामिन के जो है एंटी हेमरेजेस होता है और इसलिए गर्भकालीन समस्याओं तथा प्रसव के समय ज़्यादा रक्त स्राव न हो, इसके लिए विटामिन के अतिरिक्त मात्रा में आवश्यक होता है। पालक विटामिन के की प्राप्ति का बहुत अच्छा साधन होता है, अतः माता के आहार में इसे देना चाहिए। गर्भवती माता को इसको अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं वाटर और जो भी लिक्विड्स हैं वो किस हिसाब से गर्भवती माता को दी जाए। गर्भावस्था में पौष्टिक तत्वों के साथ साथ जो वाटर है और लिक्विड्स पदार्थ हैं उनको भी अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, और या यूँ कह सकते हैं पर्याप्त मात्रा में लेना होता है। जल और तरल पदार्थों से रक्त की तरलता भी बनी रहती है तथा माता और भ्रूण में उत्पन्न हुए व्यर्थ पदार्थ पसीने, मूत्र के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। जल की प्राप्ति के लिए गर्भवती माता को दिन भर में 7 से 8 ग्लास जल तो पीना ही चाहिए। गर्मी के मौसम में जल की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। फलों का रस, सब्जियों का सूप है, शरबत है, छाछ है या अन्य पेय पदार्थ भी उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। अब है रेफेजेस। गर्भावस्था में प्राय गर्भवती स्त्री को क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है या कब्ज की शिकायत देखी जाती है। अतः कब्ज से बचने के लिए उसे क्या होना चाहिए, रेशे युक्त भोज्य पदार्थों को अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। जैसे चोकर युक्त आटा ले लो, छिलकेदार दालें ले लो, अंकुरित चना ले लो, हरी सब्जियां लो, छिलके सहित फल खाओ, सलाद खाओ आदि से क्या होता है, रेशेदार पदार्थों की पूर्ति हो सकती है। इस प्रकार गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए कार्बोस अर्थात ऊर्जा उत्पादक, प्रोटीन अर्थात शरीर निर्माणात्मक और विटामिन और खनिज लवण जो कि शरीर के निर्माण और रक्षा दोनों ही कार्य करता है, इन सभी पौष्टिक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अतः आहार नियोजन करते समय इन सभी पौष्टिक तत्वों को गर्भिणी के रिक्वायरमेंट के अनुसार देना चाहिए। परंतु एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि गर्भवती माता को केवल संतुलित आहार ग्रहण करना ही पर्याप्त नहीं होता, परंतु ग्रहण करते समय कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि उसे निर्धारित समय पर भोजन करना चाहिए, भोजन शांत वातावरण में और शांत चित्त रह के करना चाहिए, भोजन बहुत चबा चबा के करना चाहिए। जल्दबाजी में भोजन अगर हम करेंगे या गर्भवती माता करेगी तो उसको देर से पचेगा और पाचन संबंधी विकार उत्पन्न कर सकता है। साफ सुथरी जगह पे बैठ के भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय अधिक मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए। पानी भोजन करने के 1 घंटे के उपरांत पीना चाहिए। भोजन करने के बाद टहलना चाहिए। बासी और अधिक मसाले युक्त भोज्य पदार्थों को भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। अधिक पके हुए फलों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हितकर नहीं होते हैं। गरिष्ठ भोज्य पदार्थों से भी परहेज करना चाहिए। चौक, बालू, मिट्टी, ईंट का चूरा आदि को भी नहीं खाना चाहिए। बाजार का खुला हुआ भोज्य पदार्थ और मिठाइयाँ भी उसे नहीं ग्रहण करना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए गर्भिणी को अपना आहार आयोजित करना चाहिए, या उसका आहार नियोजन अगर और कोई करता है तो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही उसकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उसके अनुसार भी भोजन आहार में सम्मिलित करना चाहिए। जैसे लो दामों वाले अगर भोजन का आयोजन करना है तो सस्ते भोज्य पदार्थों से भोजन
को बनाना चाहिए, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें, अनाज है, इनको और दूध से बने सब्जियां या हरी सब्जियों को आहार में सम्मिलित करना चाहिए। मध्यम दाम वालों के लिए अगर संतुलित भोजन का आयोजन करते हैं तो दूध, दालें, पनीर, मांस, मछली आदि को आदि की बहुत अधिक मात्रा न होकर कम मात्रा रखनी चाहिए, बल्कि मध्यम मात्रा रखनी चाहिए। और उच्च दामों वाले भोज्य पदार्थ धनी संपन्न जो गर्भवती महिला होती है उनके लिए आयोजित किया जाता है। इसमें आप सब तरह की महंगी फल, सब्जियां, दूध, मेवे, मांस, मछली जिसमें कि समस्त पोषक तत्व हो उनको आहार में सम्मिलित कर सकते हैं। अनाज, दालें भी उनके आहार में दी जा सकती है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए गर्भवती महिला का आहार आयोजन करना चाहिए। आया समझ में? धन्यवाद।